वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे देश के पावन ग्रंथ, देश के संविधान के ऊपर 3 दिवसीय चर्चा संसद में चल रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र को मार्गदर्शन देने वाली, इस देश को विकास के पथ पर समुचित रास्ता दिखाने वाला कोई महाग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, तो हमारा देश का संविधान है। देश के संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष उसके पूर्ण होने जा रहे हैं। उस संदर्भ में देश के पावन मंदिर संसद भवन में उस पर चर्चा चल रही। चर्चा में पक्ष और विपक्ष, पक्ष अर्थात सत्ताधारी दल, विपक्ष अर्थात कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ में वही टीएमसी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन कांग्रेस मुख्यतः। और कांग्रेस इस बात को बिल्कुल नहीं भूल रही है कि विपक्ष मतलब हम, विपक्ष मतलब कांग्रेस। उसको फिर गाहे बगाहे वापस याद दिलाना पड़ता है कि विपक्ष मतलब टीएमसी भी होता है, विपक्ष मतलब समाजवादी पार्टी भी होता है, बल्कि समाजवादी पार्टी की कृपा ही है कि तुम कम से कम 99 के फेर तक पहुंच पाए हो। बहरहाल, हम बोल रहे थे कि चर्चा संसद में देश के संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रही है। और सबसे पहले चूँकि विषय प्रतिपादन होने के पश्चात कांग्रेस को बोलने का अवसर मिला, और कांग्रेस चूँकि परिवारवादी पार्टी है पूरी, उसकी शुरुआत करना कांग्रेस के जो एक राजकुमारी है उनके द्वारा उसकी शुरुआत हुई। वो अपने नाम के साथ गांधी अभी भी लगाए हुए हैं, प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन वो प्रियंका वाड्रा ही है। और उनके द्वारा कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले अपना पक्ष रखना, संविधान के ऊपर अपना पक्ष रखने का आरंभ हुआ। और आनंददायक बात यह है कि इसका जब 2 दिवसीय जब चर्चा का समापन हो रहा था, तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से अर्थात विपक्ष की तरफ से उन्होंने उसका फिर समापन किया। तो विपक्ष मतलब गांधी नेहरू परिवार, विपक्ष मतलब अब प्रियंका वाड्रा, क्षमा करना, प्रियंका वाड्रा, शादी के बाद में जो पति का सरनेम होता वही होना चाहिए, उचित भी वही है। तो प्रियंका वाड्रा जी ने आरंभ किया और राहुल गांधी जी समाप्त किया। बाकी के जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं वो तालियां बजाने के लिए है, या अपने चेहरे पर अनुकूल भाव पैदा करके और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए ही है, किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि ये सब ऐसा लगता है कि परिवार के सब दरबारी लोग हो गए। एक ज़माने में था ना, नवाब होते थे, बादशाह होते थे, उनके दरबारी होते थे। तो ये सब जितने सांसद बेचारे हैं, मैं बेचारे शब्द भी बोल रहा हूँ, दरबारी की अवस्था में हो गए। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जी ने रखा कि देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और सत्ताधारी दल ये उसको संघ का संविधान मान करके चल रहे हैं। उस नादान बालिका को यही समझ में नहीं आ रहा है, संघ, भारत संघ ही तो है। जब हम ये शपथ लेते हैं सारे सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी, तो भारत के संघ के नाते ही शपथ लेते हैं। संघ शब्द उसमें लिखा हुआ है। इस संघ का मतलब स्वयंसेवक संघ ही थोड़ी होता है, नादान बालिके। और हमारे बौद्ध पंथ में बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघ। तो संघ तो पावनतम भाव का नाम है बालिके। लेकिन वो जो है प्रधानमंत्री मोदी इसको संघ का संविधान समझे, संघ का संविधान ही समझे हैं, तभी वो देश चल रहा है। तुमने संविधान की खाली वो प्रति ले लेके बालिके घूम रहे हो, और तुम्हारा वो इटली का भांजा, तुम भी वहाँ की भांजी हो और तुम्हारा भाई भी वहाँ का भांजा है। ये इटली का संविधान नहीं है, भारत का संविधान है। बाबा साहब अंबेडकर और ऐसे 180 बल्कि 329 थे, क्योंकि देश का संविधान तो भारत के आज़ादी से लगभग 1.5 वर्ष पहले से ही इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, और जिसके तहत बड़ी समिति बनी थी, 329 लोग थे, वो विषय अलग हो गया। तो संघ का संविधान कहते हुए उसने शुरुआत की, और फिर
इसके अलावा कोई विषय, जैसे सड़क के ऊपर मेले ठेले में, रैलियों में, जैसे चुनावों के दौरान जैसे भाषण देते हैं वैसे भाषण दे रही, चश्मा लगा लिया इंदिरा जी का पूरा रूप बनाने के लिए, उसी अनुरूप बाल के सेटिंग कराई, उसी अनुरूप अपना चश्मा वश्मा सेट करके और बोलना शुरुआत किया। क्या करेगा ये परिवार आखिर चाहता क्या है? वो हमारे माणिक वर्मा जी ने रहे, उनकी पंक्तियां थे, चिथड़े चिथड़े लिबास बाकी है और कितना विकास बाकी है, हमें स्वामी का बोध कैसे हो, हमारी देहों में दास बाकी है। ये कांग्रेसियों पर लागू होता है ना? स्वामी का बोध नहीं हो पा रहा। वो स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और वो ये पार्टी भी उसी लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत है, लेकिन उनके अंदर तो गुलामी की इस तरह घर कर गई है कि वे अपने आप को अभी भी परतंत्र ही मानते हैं और एक परिवार की परतंत्रता जैसे उन्होंने ओढ़ ली है अपने ऊपर। बहरहाल, तो ये ऐसे वो उनके भाषण में कुछ भी नहीं था। प्रियंका वाड्रा जैसे, पहली बात तो ये अपने आप में तौहीन करने वाला था। न जाने कितने सीनियर सांसद कांग्रेस में भी हैं, लेकिन उन सबको परे करते हुए वो अभी जुम्मा 4 दिन पहले जो अभी शपथ ली, उसको पहली बार भी शपथ लेके पहला ही वो सत्र चल रहा है और उसको ही अवसर दिया पूरा, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है। और समापन के लिए जब राहुल जी आए तो राहुल जी के पास भी वही जो चुनावी मुद्दे थे जिनको पीट दिया गया। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिन कांग्रेस के मुद्दों को जातिगत जनगणना, जातियों में बांटो, उनको आपस में गिनो, या फिर संविधान खतरे में है, ये आपके दोनों मुद्दे, या फिर अग्निवीरों के साथ गलत हुआ, अग्निवीर ऐसा करते हुए, या पहलवानों के साथ गलत हुआ, वो फिर किसानों के साथ गलत हुआ। किसानों के साथ में ये 75 साल में से 55 साल कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने क्या किया? राहुल जी अपने पूर्वजों से पूछिए। अभी 10-15 साल से तो आप भी सांसद की कुर्सी पर विराजमान हैं, उस कुर्सी को आप भी खराब कर रहे हैं। एक सीट तो आप ही जिसको बोलते हैं ना, हमारे मालवे निमाड़ में अरुंद के बैठे हुए हैं, उसको रोक करके बैठे हुए हैं, किसी भले मानुस को आने नहीं दे रहे हैं अपनी जगह पर। सांसद की एक कुर्सी तो ले ही रखी है आपने। आप वहाँ से अमेठी से भागे, वायनाड से गए तो रायबरेली को पकड़ कर रखे हुए। लेकिन अभी विदेशी नागरिकता का मुद्दा आ रहा है, बहुत जल्दी ये रायबरेली की सीट भी खाली होने वाली है। मेरे एक वीडियो में मैंने कहा था कि कांग्रेस के सांसद इधर आ रहे हैं, यूपी के सभी, तो कैसे आ जाएंगे? तो मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, अगला वीडियो मेरा ये है कि राहुल जी की नागरिकता अतिशीघ्र जा रही है, इन्हें वापस जाना पड़ेगा ब्रिटेन ही, जहाँ के बारे में सारे डॉक्यूमेंट इलाहाबाद कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सभी याचिकाओं में लगा करके रखे हुए स्वामी जी, और वो उत्तर प्रदेश का एक युवक है, और दोनों बिल्कुल, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इनकी नागरिकता जाने के बाद में रायबरेली सीट खाली होगी, जहां से फिर कोई खड़ा होगा, या तो वो बीजेपी का जीतेगा या कांग्रेस का जीतेगा, तो वो भी उधर ही जाएगा जिधर उसको जाना है, बाकी 5 के साथ में। बात तो उसको खत्म करता हूं। तो राहुल जी के पास वो एकलव्य, हाँ, और एकलव्य का अंगूठा देखिए। हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र में जो निकाल करके और खामियां निकालते हैं, ये वामपंथी सोच के तहत ये बनाया गया है। जो मूल रामचरितमानस तो इसीलिए भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट करके आते हैं और उनका राज तिलक होता है, उसके साथ रामचरितमानस पूर्ण हो जाती है। और जो अपना हमारे वाल्मीकि कृत रामायण है, रामायण में भी जो प्रक्षेप बाद में जोड़ करके रखा गया है कि उनका वहाँ से उनको भेज दिया था, तो फिर लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ, सीता का परित्याग को जिस तरीके से बताया गया वो उस तरीके से ये प्रामाणिक नहीं है। और इसलिए उस स्त्री द्रोही हमारे साहित्य को बनाने के लिए और राम को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने के प्रयास में ये सारा षड्यंत्र बुना गया था। एक अनुभव लेने के लिए अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को वहाँ वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके बड़े हो जाएं, इस निमित्त रखा गया था। लेकिन उसको सीता परित्याग से जोड़ करके और उसको
प्रभु श्री राम का जो समग्र जो रूप है उसको कहीं प्रश्न बनाने के दृष्टिकोण से नालायक वामपंथियों द्वारा ये प्रयास किया गया। इसलिए चाहे वो सीता त्याग का प्रकरण हो या एकलव्य का, एकलव्य अब चूंकि राजकुमारों के लिए नियुक्त शिक्षक वे थे, द्रोणाचार्य जी उनको पढ़ाते थे। एक अन्य कोई बालक, जैसे कोचिंग सेंटर हम कहते हैं या और कोई विद्यालय होता है कह सकते हैं, तो गुरु कह सकता है कि बेटा मैं तो इनके द्वारा नियुक्त हूँ, मेरी रोजी रोटी इनसे चल रही, मैं इनको इनके साथ में आपको बिठाने की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसा द्रोणाचार्य ने कहा होगा, लेकिन वो द्रोणाचार्य के से ही शिक्षा लेना है। कहते हैं कि उसे मूर्ति बनाई, फिर एक वो बता दिया कि वो एक कुत्ता आया, उसकी आवाज़ को सुन करके, और वो कुत्ता साथ साथ पांडवों के और द्रोणाचार्य के साथ साथ जंगल में चल रहा था। फिर उसको उस कुत्ते पर अचानक कहीं से तीर आने लगे और कुत्ते का मुंह पूरा भर गया और कुत्ता का भौंकना बंद हो गया, कुत्ते की आवाज़ बंद हो गई। तो जिधर से तीर आ रहे थे उधर से द्रोणाचार्य और पांचों पांडव गए, देखा कि एक बालक द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसके सम्मुख वह अपने जो धनुर्विद्या है उसका उपक्रम कर रहा है। उस बालक से जब परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि मैं आप ही का शिष्य हूं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये फिर कहना कि द्रोणाचार्य ने कहा कि तो मेरा शिष्य हो तो मेरे को दक्षिणा के लिए तेरा अंगूठा दे दे। कौन शिक्षक ऐसा होता होगा? कौन शिक्षक ऐसा होगा? रोहित द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक। इसलिए जिस तरीके से मां सीता के त्याग का एक षड्यंत्र पूर्वक कथा को बुना गया, ठीक इस तरीके से एकलव्य का अंगूठा लेने के प्रेक्षक को भी उसमें जोड़ा गया। ये भी वामपंथियों को बड़ा षड्यंत्र है, हम उस विषय पर नहीं जाते। तो एकलव्य को लेकर के, और राहुल जी ने कहा एकलव्य की तरह अग्निवीरों के अंगूठे काटे, एकलव्य की तरह किसानों के अंगूठे काटे, एकलव्य की तरह आपने जो सामान्य जनता जो है उनके अधिकारों को ये कर दिया है, निजीकरण, एकलव्य जनता का अंगूठा 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 अंगूठा। भाई कौन भाषण लिख लिख के देता है इस बच्चे को? तो एक तरीके से जब मोदी जी आए और मोदी जी ने फिर सिलसिलेवार जब बोलना शुरू किया, तो सीधे मोदी जी ने यूं कह सकते हैं कि वो जो पप्पू और पिंकी, जो क्षमा करना मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, लेकिन राहुल जी को और प्रियंका जी के लिए जिस तरह लोग मजाक बनाते हैं, इन्होंने संसद को मजाक बना दिया पूरा। संसद में जब जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में संविधान पर तैयारी करके जाते हैं। एक कागज लेकर के इधर उधर पुष्ठा लेकर के इधर उधर दौड़ रहे हैं और उसको बता रहे हैं, मजाक कर, मनुस्मृति को लेकर के बैठ गए वहाँ पर। पिछली जब हमारा जो वर्षाकालीन सत्र जब हुआ था, तब उस समय हमारे भोलेनाथ की और इनकी ईसा मसीह जी की, गुरु नानक देव की, इनकी तस्वीरें दिखा रहे थे संसद में कि कैसा बालक है भाई, इसके दिमाग में क्या है, ये जानना पड़ेगा। पूरी राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता, अपने नादान, अज्ञानी और यूं कह सकते हैं कि दुराचार शब्द अलग संदर्भ में जाता है, लेकिन आपका व्यवहार जब बुरा होता है तो उसको भी दुराचारी बोलेंगे। दुराचार, बुरा व्यवहार की तरफ चला गया है। विश्वसनीयता कांग्रेस की क्षरित होते होते अब जीरो की तरफ जा रही है। आपको दक्षिण थोड़ा थोड़ा संभाल रहा है, लेकिन दक्षिण दिशा भी दक्ष से बनी है। दक्ष मतलब सावधान। दक्षिण भी अब सावधान होने शुरू कर रहा है। अब केरल से इसीलिए बीजेपी को एक सांसद मिला है, और थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो तमिलनाडु और केरल आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी बच्चा जाग रहा है, सनातन वहां का जागृत अवस्था में आ रहा है। वो जब जागृत हो जाएगा तब उसका जवाब मिलेगा। तो जब मोदी जी खड़े हुए और मोदी जी ने, क्योंकि कांग्रेस के पास में संविधान के ऊपर बोलने को कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे? वो तो बरगलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए आपने वो संविधान के दो पुष्ठे ले करके, दो जो कागज ले करके, और आपने उस समय लोकसभा में मूर्ख बनाया। क्योंकि आपके अमेरिका में जो भाई रहते हैं जॉर्ज सोरोस जी, मुद्दे तो वहां से बन रहे थे, लेकिन जॉर्ज सोरोस जी को ये नहीं पता है कि अब देश के मुद्दे दूसरे चाहिए। वो मुद्दा तो निपट गया। वो काट के जो लकड़ी की हांडी थी ना, वो चूल्हे पर चढ़ी, जल के खत्म हो गई। अब नए मुद्दे दो अमेरिका से। सोरोस जी, आपका ये जो भतीजा है, इसको नए मुद्दे चाहिए।
ये बालिका है, इसको भी नए मुद्दे चाहिए। देश की जनता बहुत जागरूक है, सबके पास मोबाइल है, सबको पता है आप कहाँ से क्या दे रहे हो और ये क्या बोल रहे हैं और कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो अभी की अवस्था में फिर जब मुद्दे कुछ भी नहीं है, एकलव्य बोल रहे हैं, आपका अग्निवीर, आपका किसान आंदोलन, ये सब पिट गए। ये पिटे हुए मुद्दे हैं जिनका जनमत संग्रह मोदी जी के पक्ष में या कि बीजेपी के पक्ष में या कि एनडीए के पक्ष में महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में आ चुका है। इसलिए उन पर चर्चा का तो कोई मतलब है ही नहीं। मोदी जी जब खड़े हुए तो फिर ये जो दोनों बहन भाई हैं, बहन भाई की पार्टी, इनके हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि उन्होंने सिलसिलेवार कहा कि पहला वार संविधान पर किसी ने किया तो नेहरू जी ने किया। 51 में हमारा संविधान को लागू होते ही पहला ही संविधान संशोधन उनके द्वारा हुआ, और साथ में उनके द्वारा 55 वर्षों तक सत्ता में रही है कांग्रेस, उसमें 75 संविधान संशोधन तो उनके द्वारा ही हुए हैं। और फिर इमरजेंसी का 1975 का वर्ष तो सबको पता ही है, जब संविधान की हत्या करके और उसको स्थगित कर दिया। जब इमरजेंसी लागू होती है तो संविधान, कोर्ट, न्यायालय सब कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। क्षमा करना, आप ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। संविधान का अपमान करने का कार्य तो इन्होंने करे। ये अपने देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, देश को, संविधान को, सबको अपने जेब में लेके चलने का काम कांग्रेस करती रही है। चाहे वो नेहरू जी हो, अपनी बभूति मानते रहे पूरे देश को, एक गुलाब का फूल लगा दिया, हाँ, और रंगरलियां मनाते हुए इस देश को कहाँ जाकर के छोड़ा है वो दुनिया जानती है। उसके बाद में अब इंदिरा जी ने वही कार्य किया। इंदिरा जी ने फिर अपनी तरह डंडा चला करके और संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी। चुनाव हार गई थी और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनके सांसद के रूप में चुनाव उसके सांसदी को जब अवैध घोषित कर दिया था और चुनाव उनकी विजय को अवैध घोषित कर दिया था, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया, आप हम सब जानते हैं। तो वहाँ से लेकर के और ठेठ आगे तक का, अभी तक का पूरा इतिहास के कहाँ कहाँ कांग्रेस ने संविधान का गला घोटने का काम किया है, उस सबको उधेड़ के रख दिया। और फिर मोदी जी ने कहीं कहीं इशारों में ये भी कहा कि हमारे द्वारा एक भी कार्य ऐसा किया गया हो तो बताइए। तो एक तरीके से निरुत्तर कर दिया पूरे विपक्ष को और कांग्रेस को। और मैं सोचता हूं कि साथ साथ, जो कि मोदी जी संघ का तपाया व्यक्तित्व है, उन्होंने इस संदर्भ में भी अभी भी इस संविधान पर चर्चा के दौरान भी 11 ऐसे संकल्प दोहराने का प्रयास किया कि हम 11 संकल्प लें, क्योंकि वो जानते हैं देश को उनको लेके चलना है। ये जो टुटपुंजी है, जो केवल चुनावी समय में आना और देश को बरगलाना और देश को कैसे कमजोर कर सके, इसमें कांग्रेस और सोरस अमेरिका से लगातार लगा हुआ है। अब ये जनता को समझ में आ गया। इसलिए मोदी जी पूरी तरीके से उनकी नकारात्मक राजनीति को अलग करके सकारात्मक राजनीति पर ला करके 11 संकल्प दिलाए उन्होंने। पहले कि हम अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करें, हर क्षेत्र में, हर समाज में विकास का लाभ मिले, यह हम सबका प्रयास हो। ये भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें, देश का कानून, देश के नियम, देश की परंपरा का पालन करने में हर नागरिक को गर्व हो, गुलामी की मानसिकता से हम लोग ऊपर उठें, परिवारवाद से देश की राजनीति और हम सब बाहर निकलें, संविधान का सम्मान हो। साथ ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार की तरह प्रयोग न किया जाए और संविधान के तहत जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनके आरक्षण की रक्षा हो, उस भाव की रक्षा हो, उस कानून की रक्षा हो। साथ ही महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि पूरा विमेन लेड, महिलाओं के नेतृत्व में प्रजातंत्र की गतिविधियां आगे बढ़े, हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, ऐसा प्रयास हो। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जब कहते हैं ना, तो कुछ लोग उधर मक्का मदीना की तरफ देखते हैं, कुछ लोग अब इटली की तरफ देखते हैं। वहाँ भी एक धर्म के प्रमुख उस यूरोप में बैठे हुए हैं, एक धर्म के प्रमुख मक्का मदीना में बैठे हुए हैं। तो जब भी कभी वहाँ कोई बात आती है तो यहाँ के लोग उधर देखने शुरू करते हैं, कुछ यूरोप के उस तरफ
जहाँ पर उनके धर्म का प्रमुख है, और कुछ मक्का मदीना के उस तरफ जहाँ के उनके धर्म के प्रमुख हैं। लेकिन इन सब से परे मोदी जी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, भारत ही श्रेष्ठ सबसे, इस भाव में लेकर के और हमको आगे बढ़ना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कहकर के एक सकारात्मक ओरा बनाया मोदी जी ने अपने संभाषण के द्वारा। वो अपने आप में मैं सोचता हूँ कि सबको निरुत्तर करने वाला है कि इस देश के लोकतंत्र के हत्यारे कौन हैं, इस देश के संविधान के हत्यारे कौन हैं। और वो तो बहुत अच्छा जब उन्होंने कहा एकलव्य का अंगूठा काटने का कार्य किसने किया है ना, तो हमने तो नहीं किया, न तो उसने किया, क्योंकि जब एकलव्य का जिक्र आता तो ये कभी नहीं भूलना, जब उससे परिचय पूछा गया था द्रोणाचार्य के द्वारा, ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो स्वीकार कीजिए। तो एकलव्य कहता मेरे पिता यहाँ के अर्थात हस्तिनापुर के प्रमुख सेनापति है। हस्तिनापुर के प्रमुख सेनापति एकलव्य के पिता थे, अर्थात उस समय अवसरों की कोई कमी नहीं थी। वहां पर उस समय योग्यता देख करके वो समुचित अवसर प्रदान किए जाते थे। इसलिए छुआछूत, विभेदीकरण, जातिगत कुटेवें, ये सब कांग्रेस की और मुगलों की फैलाई हुई है, न कि सनातन समाज में कभी रही है। उसको स्वीकार करने के लिए भी और एक अच्छा जवाब दिया। जब अंगूठा काटने की बात आई तो अनुराग ठाकुर बोले राहुल गांधी को जवाब देते हुए कि अंगूठा काटने वाली बात तो एकलव्य की गलत थी, लेकिन आपका जब आप सत्ता में थे, कांग्रेस सत्ता में थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब सिख भाइयों के गले काटे गए, उसको तुम कैसे भूल सकते हो। इसलिए जो जवाब दिया था वह जवाब अपने आप में, वो जवाब तो अभी तक जातिगत जनगणना के लिए जो अनुराग ठाकुर ने संसद में पूछा था कि राहुल जी आपकी जाति क्या है, और सन्नाटा फैल गया था पूरे संसद में। ठीक उस तरीके से अभी कहा कि वो अंगूठा काटने का तो एकलव्य का असत्य है, लेकिन आपने हमारे सिख भाइयों के गले काटे हैं, ये सत्य है। मैं सोचता हूँ दोनों जगह अनुराग ठाकुर जो बोला है तो वही हाथ के और पाँव के और सब जगह के तोते उड़ने के काम हो गए, निरुत्तर हो गए, शर्मसार हो गए। या कि मैं जैसा बोलता हूँ कि अब राहुल गांधी वस्त्रहीन व्यक्तित्व हो गए हैं। उनका सब कुछ अब अंदर बाहर का जो कुटेवें और भीतर के षड्यंत्र हैं वो आम जनता को पता चलने लगे। मैं सोचता हूँ आपकी टिप्पणियों से, आपके नीचे के सुझावों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नीचे अवश्य आप लिखिएगा। और देश का तपस्वी, एक साधु, एक संत अभी सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है, मोदी जी का हौसला बढ़ाएं, मोदी जी को शक्ति प्रदान करें। इस समय इस देश की उम्मीद का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है, उसका हम साथ दें। भारत माता की जय।